नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना बहुत से लोगों की निगाह से गुजरी होगी। बहुत से लोगों ने इसे टीवी पर देखा होगा, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपने एक सुधी श्रोता, रेगुलर व्यूअर, किस्सा गोई परिवार के हमारे सदस्य श्री हीत पटेल जी का, जो सूरत से हैं और ये घटना भी सूरत की है। आज सुबह मैंने उनकी मेल देखी। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने एक मेल भेजी, सूरत की एक घटना का जिक्र किया। उसकी 2 छोटी छोटी वीडियो भी उन्होंने मुझे भेजी। मैं देखकर हिल गया। मुझे इस घटना की जानकारी नहीं थी, शायद इस बीच में कुछ व्यस्तता की वजह से। घटना बिल्कुल हालिया थी और इसमें अदालत का फैसला भी 2 दिन पहले का है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि इसके तमाम क्राइम के एस्पेक्ट तो आपने बहुत से देखे होंगे, तमाम अखबारों में, तमाम टीवी चैनल्स पर आए हैं, लेकिन मैं आपको उसके जो इन्वेस्टिगेशंस की बात है, उसमें जो टेक्निकल बातें हैं, वो ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। दरअसल ये घटना 12 फरवरी 2022 की है। सूरत में कामरेज के पसोदरा में एक घर के सामने उस घर की रहने वाली एक लड़की को शाम को, जब बहुत उजाला था, सार्वजनिक स्थान है, बहुत से लोग आसपास घूम रहे हैं, ऐसे में एक लड़की को एक लड़के ने पकड़ लिया। आप वीडियो में देखें, उसे गर्दन से पकड़ लिया। एक बड़ा चाकू उसने निकाला। बहुत से लोग उसको ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे और ऐसा लगता है कि लड़की के घर वाले ही मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माना और उसने 2 बार में सबके सामने खड़े खड़े उस लड़की का गला काट दिया। लड़की नीचे गिर गई, संभवतः उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद उसने जेब से एक पुड़िया निकाली, सफेद रंग के कागज में लिपटा हुआ कोई पदार्थ, जिसको मुंह में डाला इत्मीनान से। जिस कागज में वो पदार्थ था उसको नीचे फेंका, फिर चाकू से अपने हाथ को काटने का प्रयास किया। ये सब उस रॉ फुटेज में है। इसी बीच पुलिस आई। पुलिस को भी उसने चाकू से धमकाने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे घेर के पकड़ लिया। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। ये लड़का जिसने ये हरकत की थी, उसका नाम था फेनिल पंकज गोयानी, जिसकी उम्र थी 20 साल, और वो लड़की जिसका गला सार्वजनिक रूप से रेता गया, जो ज़्यादातर तालिबानी वीडियोस में देखने को मिलता है, उसका नाम था ग्रीष्मा वकारिया। ये केस ग्रीष्मा वकारिया मर्डर केस के नाम से प्रसिद्ध है। चूँकि बहुत दिन की बात नहीं है, इसलिए आपको हर जगह मिल जाएगा। फौरन इसका मुकदमा लिखा गया और जो वहाँ के आईजी सूरत रेंज से श्री राजकुमार पांडियन, उन्होंने एक एसआईटी बनाई। अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीमें बनाई गईं। चूँकि महिलाओं में इस घटना को लेकर बहुत चिंता थी, बड़ा विरोध था, धरना था, प्रदर्शन था। बहुत ढेर सारे पूरे गुजरात में बहुत ढेर सारे महिला संगठनों ने इस घटना को जल्दी ही इसको जल्दी ही ट्रायल पर लाने का दबाव बनाया था। बहरहाल लगभग 100 वीडियो उस समय घटना के बनाए गए, यानी 100 से ज़्यादा, 200-300 लोग वहाँ मौजूद थे। पुलिस ने ऐसे सभी लोगों को जिनके मोबाइल में ऐसे वीडियो थे,
उनको बुलवा के उनके बयान लिए। सभी मोबाइल फोन्स जिनसे वीडियो बनाई गई थी उनसे शॉर्ट फॉरेंसिक ऑडिट किया गया, उन सभी मोबाइल फोन्स का, और कुल 190 लोगों के बयान लिए गए इस मर्डर केस में। 2500 पेज की चार्जशीट घटना के 9वें दिन अदालत में पेश कर दी गई, प्रस्तुत कर दी गई। 12 फरवरी की घटना, 28 फरवरी को कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो गए और मुकदमे का डे टू डे ट्रायल होने का आदेश भी हो गया। 28 फरवरी से लगातार इसमें दोनों पक्षों के वकील बहस करते रहे। सरकारी वकील नयन सुखड़वाला ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में लाने के लिए अदालत से अनुरोध किया और ये कहा कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की हत्या जो तालिबानी युग की याद दिलाती है या इस तरह के वीडियो सिर्फ तालिबान द्वारा हत्या किए जाने के दिखाई देते हैं, इसलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में लाया जाए। डिफेंस के लॉयर जमीर भाई शेख ने कहा कि फेनिल की उम्र बहुत कम है, इसे जीने का मौका दिया जाए, इसे सुधरने का मौका दिया जाए। इस तरह की बात जो डिफेंस के लॉयर थे, यानी फेनिल के जो लॉयर थे, अभियुक्त के लॉयर थे या हत्यारे के लॉयर थे, उन्होंने इस तरह की दलीलें अदालत में दी। बेसिकली इन्हीं दो दलीलों के आसपास पूरा ट्रायल हुआ, वकीलों ने अपनी बात कही। लेकिन नयन सुखड़वाला ने यह कहा कि निर्भया केस में एक आरोपी नाबालिग था, लेकिन उम्र के आधार पर अदालत ने जुर्म में सज़ा में कोई कमी नहीं की थी, लिहाजा इसको ध्यान में रखा जाए। और डिफेंस लॉयर का ये कहना कि इसकी उम्र बहुत कम है, इसे जीने का मौका दिया जाए, यह दलील बिल्कुल गलत है। जमीर भाई शेख यानी डिफेंस के लॉयर ने फिर यही कहा कि फांसी की सज़ा देने से अपराध कम नहीं होते, वरना निर्भया केस में जो फांसियां हुई थी उसके बाद तो इस तरह की कोई घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। देखिए, ये वकीलों की दलील है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, सबको कुछ न कुछ कहना है। जो जिसका मुवक्किल जिस तरह का है वो उस तरह की बात करेगा, लेकिन सारी दलीलें इन्हीं दो धुरियों के अगल बगल आसपास घूमती रहीं। सुनवाई कुल 72 दिनों तक हुई, डे टू डे सुनवाई हुई। 72 दिनों में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही। जो प्रोसिक्यूशन का पक्ष था उसने मर्डर का मोटिव, मर्डर का तरीका और मर्डर के विभत्सता का अच्छी तरह से कोर्ट में वर्णन किया। 21 अप्रैल को कोर्ट ने जब सुनवाई खत्म हो गई, सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई, तो 21 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने यह बताया कि वी फाउंड गिल्टी, फेनिल को हम लोगों ने वी फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम। और 5 मई को जब इसकी प्रोसेस को समझ लें कि जब वो कोर्ट ये निर्धारित करती है कि हमने इनको सजा क्राइम का, अपराध का दोषी पाया है या हमने इनको अपराध में दोषी नहीं पाया है, इसके बाद क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर बहस होती है। और जब वो बहस पूरी हो जाती है तब फाइनली कोर्ट उसमें अपनी सज़ा का ऐलान करता है, सज़ा या कोई सज़ा नहीं या बरी करना, जो भी ऐलान करना हो। बट जब ये फाउंड गिल्टी का ऑर्डर करता है कोर्ट, उसके बाद क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बात की जाती है। और उसी समय जो हमारे सरकारी वकील थे इस केस में, नयन सुखड़वाला, उन्होंने कहा साहब इसे हर हाल में फांसी होनी चाहिए। इसने जो काम किया है वो बिल्कुल अनपैरेलल है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में है। और डिफेंस के लॉयर जमीर भाई शेख हमेशा इसका विरोध करते रहे, उम्र की ही दलील देते रहे। देखिए, इस तरह के केस में डिफेंस का लॉयर 2 चीज़ साबित करने की कोशिश करता है कि कोर्ट के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाए। एक कि ये क्राइम फिट ऑफ एंगर में किया गया, यानी
सोच समझ की शक्ति जब खत्म हो जाती है, एकदम गुस्से में किया गया या अंडर इंटॉक्सिकेशन किया गया। इस केस में तो इंटॉक्सिकेशन की बात नहीं थी, लेकिन जब जब मर्डर के इस तरह के मामले ट्रायल में आते हैं तो दो चीज़ों पर जो डिफेंस का लॉयर होता है, यानी मुलजिम के पक्ष का जो वकील होता है, वो यही दलीलें देता है कि इट वॉज कमिटेड इन ए फिट ऑफ एंगर। इसमें उसने कोई इसका कोल्ड ब्लडेड नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बस अचानक गुस्सा आया, उसने मार दिया ताकि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम हो सके। बहरहाल 5 मई को ऑनरेबल जस्टिस विमल के व्यास, मैं 100 बार इनको सल्यूट करता हूं जितना मैंने इनके बारे में नेट पर पढ़ा है। इन्होंने खुली अदालत में फेनिल पंकज गोयानी को धारा 302 यानी हत्या, 307 यानी कि हत्या का प्रयास, 354B छेड़खानी, 342, 504 और 506 का दोषी पाया और इनको फांसी की सजा सुना दी। हैंग टिल डेथ। मिस्टर जस्टिस अनिल के व्यास ने ये सजा सुनाई 5 मई को। आज 7 मई है, परसों की बात है। सजा उन्होंने जब सुनाई तो उन्होंने ये कहा कि किसी को सजा देना, मौत की सजा देना इतना आसान नहीं है और किसी को सजा देने में किसी को इतना कोई इसमें अच्छा नहीं लगता। और इसी बीच में उन्होंने एक मनुस्मृति का एक श्लोक कोट किया। मैं चाहता हूं कि श्री व्यास के इस मनुस्मृति के श्लोक को आप भी सुने जो उन्होंने जजमेंट पढ़ते समय सुनाया था। श्री व्यास ने कहा कि यत्र लोहिताक्षो दंडश्चरित पापः प्रजा सतत न मुह्यन्ति नेता चेत साधु पश्यति। मनुस्मृति का ये श्लोक है, मैं फिर से पढ़ता हूँ जो उन्होंने अदालत में, खुली अदालत में सुनाया था कि यत्र लोहिताक्षो दंडश्चरित पापः प्रजा सतत न मुह्यन्ति नेता चेत साधु पश्यति। इसका मतलब उन्होंने बताया कि जहाँ श्याम वर्ण और लाल नेत्रों वाला और पापियों का नाश करने वाला दंड विचरण होता है, यानी जब ट्रायल में पापियों के नाश करने का जो दंड होता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ये दंडाधिकारी इसीलिए कहा जाता है मजिस्ट्रेट को, जज को, तो ये दंड एक हाथ में पकड़ने वाला जिसे एक दंड करते हैं, जब इसका विचारण होता है, दंड जब इसका विचारण करता है, यानी जज यानी वो कुर्सी या वो जो बैठा हुआ है जिसको सुनना है और सुन के दंड का विचारण करना है, जहाँ शासन का निर्वाह करने वाला उचित अनुचित का विचार कर दंड देता है, वहाँ प्रजा उद्विग्न या व्याकुल नहीं होती। यानी जिसको दंड देने का अधिकार है, जब वो ऐसे अपराध के बारे में या ऐसी बात के बारे में विचारण करता है, यानी उसको सुनता है, तो उसके द्वारा दी गई सजा उचित और अनुचित दोनों का विचार करने के बाद ही दी जाती है। और ऐसा करने पर फिर पब्लिक में, यानी उस राजा के राज्य में, प्रजा में कोई एंग्जाइटी या इम्पेशेंस नहीं दिखाई देता है और इसीलिए उसका न्याय पर भरोसा बढ़ता है। ये बात मिस्टर जस्टिस विमल के व्यास, जो मोस्ट ऑफली डिस्ट्रिक्ट जज सूरत होंगे, उन्होंने ये सजा सुनाई इस मनुस्मृति के श्लोक के बाद। 72 दिनों के ट्रायल में जो केस के बारे में फैक्ट्स आए, इस मर्डर केस के बारे में, वो ये आए कि ये दोनों ही फेनिल पंकज गोयानी और ग्रीष्मा बोकारिया, ये दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। स्कूलिंग करने के बाद जब ये कॉलेज में गए
वहाँ भी ये दोनों एक ही साथ एक क्लास में पढ़ते थे, समर स्कूल में। फेनिल एक तरफा प्यार करता था, या एक तरफा उसकी सनक थी, या एक तरफा जो भी था वो एक तरफ से था। ग्रीष्मा वोकारिया ने कभी भी उसके किसी रिक्वेस्ट को माना नहीं और हमेशा मना कर दिया कि ये संभव नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर फेनिल पंकज गोयानी ने अपने दोस्तों और ग्रीष्मा वोकारिया के दोस्तों के माध्यम से उनके माँ बाप को ये खबर दिलवाई कि हमें ग्रीष्मा से शादी करनी है। पर माँ बाप ने भी साफ मना कर दिया कि ये संभव नहीं है, और ये भी कहा कि कभी शादी के बारे में सोचना भी मत, हम ये शादी नहीं करेंगे। मना करते समय लोग कई कारण देते हैं। एक तो ये कि लड़का लड़की से छोटा है, दूसरा वो अभी पढ़ रहा है, तीसरा उसका पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हम शादी के बाद हमारी बेटी को वो सस्टेन कर सके। तरह तरह की बातें। लेकिन ग्रीष्मा ने साफ कह दिया था, हमें इस तरह के व्यवहार करने वाले या आचरण करने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। करीब साल भर से वो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टा पर सैकड़ों मैसेज उसके लिए किया करता था, ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में और उसके दोस्तों में। लबोलवाब ये कि वो ये चाहता था कि ग्रीष्मा किसी तरह से उसके इस प्रपोजल पर राजी हो जाए, लेकिन ग्रीष्मा ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। जब कभी अपने दोस्तों के माध्यम से या अपने दोस्तों ने जब ये बात की तो ये साफ कर दिया कि हम किसी कीमत पर उससे शादी नहीं कर सकते। 1 फरवरी को उसने फ्लिपकार्ट से एक पैडल ऑर्डर किया। पैडल का मतलब जिससे हत्या की जा सकती है, शार्प एज्ड होता है वो। लेकिन फ्लिपकार्ट ने यह ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया कि ये संभव नहीं है डिलीवर करना। फिर वो एक स्थानीय मॉल में गया। वहाँ उसने एक चाकू खरीदा, बड़ा चाकू जो मीट काटने के नाम पर मिलता है। उससे भी उसका मन नहीं भरा। उसने अपने एक दोस्त से एक चाकू उधार लिया कि मुझे कुछ काम है। 3 दिनों तक उसने रैकी की कि ये कितने बजे आ रही है, कौन सा क्लास कर रही है, कौन सा क्लास नहीं होता है तो कितने बजे चली जाती है, तरह तरह की बातें, कौन कौन सी क्लास में उसका आना जाना है, किस क्लास में आना जाना नहीं है। इस तरह की चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए उसने रैकी किया। और 12 तारीख की शाम को जब उसे अंदाज़ा था कि वो स्कूल में ही, कॉलेज में ही होगी, वो वहाँ पहुँचा। उसने ग्रीष्मा वोकारिया की सबसे अच्छी दोस्त धृति से पूछा तो उसने बताया कि उसने आज फलां क्लास नहीं किया, वो घर चली गई। उसने फिर पूछा क्यों, इस समय उसको क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा कि चलो अगर वो घर चली गई है तो आज उसके घर पर कुछ बड़ा होने वाला है, अगर वो यहाँ होती तो यही मैं कुछ बड़ा कर देता। चूंकि इस तरह की बातें वो हमेशा करता रहता था, धृति ने उसकी बात का संज्ञान नहीं लिया और वो वहाँ से चली गई। वहाँ से सीधे वो ग्रीष्मा वोकारिया के घर पहुँचा। वक्त रहा होगा शाम का 4, साढ़े 4 बजे। दरवाजे पर पहुंचकर उसने ग्रीष्मा वोकारिया के लिए आवाज लगाई। घर में लोग समझ गए, क्योंकि कई बार उसको समझाने का भी प्रयास किया गया था। जब जब वो कोई प्रपोजल या कोई इस तरह की बात करता था, घर के लोग उसे समझाते थे। दरवाजे पर ग्रीष्मा के चाचा आ गए। वो कुछ उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे, तभी उसने वो बड़ा वाला चाकू निकाला, उनके पेट में चाकू घोंप दिया। उनकी आंतें बाहर आ गईं। वो घबरा गए, भीतर की तरफ भागे, चिल्लाते रहे। ग्रीष्मा का भाई आ गया। भाई को भी कई बार चाकुओं के, हालांकि उसके हाथ में लगे, और फिर ये सीधे घुस गया। चूंकि इस पूरी वारदात को ग्रीष्मा भी देख रही थी, डरी हुई, सहमी, वहीं पीछे खड़ी थी। उसको खींच के घर के बाहर ले आया। खड़े खड़े उसके गर्दन पर एक हाथ लगाया, दूसरे हाथ से चाकू निकाला। एक तरफ घर वाले और दोस्त
उसे चिल्ला चिल्ला कर कुछ गलत करने के लिए मना कर रहे थे। वो उनको गालियां दे रहा था कि पहले क्यों नहीं समझाया। इस बीच में वीडियो बनाने वालों की भीड़ अपने आप इकट्ठा हो गई। जो लोग मना कर रहे थे और फेनिल जो बात कर रहा था उसकी वीडियो बनाने लगे। आपको किसी भी जगह ये 50-100 आदमी वीडियो बनाने वाले रेडीमेड मिलेंगे। इनको किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। 2 लोगों में मारपीट हो रही हो, और तो और छोड़ दीजिए, 2 जानवरों में अगर लड़ाई हो रही हो तो 50 आदमी वीडियो के लिए मोबाइल लेकर खड़े होंगे। ग्रीष्मा मदद के लिए चिल्लाती रही, कोई भी सामने नहीं आया। इस बीच उसने 2 बार में उसकी गर्दन काट दी। वो नीचे गिर गई। इसने जेब से एक सफेद रंग की पुड़िया निकाली, चिल्लाकर कहा, मैं जहर खा रहा हूं। जो कुछ उसमें था उसे खा लिया, कागज को वहीं फेंक दिया। मैंने तमाम वीडियो भी अटैच की हैं जो नेट पर उपलब्ध थी, और हीत पटेल साहब ने जो 2 वीडियो भेजी थी वो भी अटैच कर रहा हूं। उसके बाद अपने नसों को काटना शुरू किया हाथ की। तब तक ये वीडियो बनाने वाली भीड़ 100 से 200 हो गई, लेकिन शायद किसी को दया आई होगी, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कंट्रोल रूम की जो गश्ती पुलिस होती है वो पास में ही कहीं थी। 2-3 मिनट के भीतर पुलिस वाले भी आ गए। उस समय लड़की जमीन पर पड़ी थी और ये उसके ठीक बगल में खड़ा हुआ इस तरह का ड्रामा कर रहा था। पुलिस ने उसको चाकू फेंकने की और सरेंडर करने की जब हिदायत दी तो उसने चाकू पुलिस वालों को भी दिखाकर डराने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस ने घेर के उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2 चाकू बरामद हुए। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसने वहां सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं जहर खा रहा हूं। उसी दिन इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये पता लगा कि उसी दिन उसने इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट किया था कि आज मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। ये फैक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए ये अदालत की सुनवाई के समय बताए गए थे, और इसमें जिसको कहते हैं कि कंट्रडिक्शन के लिए की कोई गुंजाइश नहीं थी। फेनिल पंकज गोयानी मौके पर अरेस्ट हो गया, 2 चाकू बरामद हो गए। अब पुलिस की बारी थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। आज की घटना 12 फरवरी की घटना के 82 दिन बाद अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। 9 दिन में चार्जशीट सबमिट कर दी। 2500 पन्नों की चार्जशीट, 190 लोगों की गवाही। पुलिस को बुरा कहना, हमेशा बुरा कहना, ये ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की आदत में शुमार है, लेकिन आप इसे भी देखिए। जुडिशरी को सुबह शाम कोसना ये भी कुछ लोगों की आदत में शुमार है। मैंने बताया था 28 फरवरी को चार्ज फ्रेम हो गए और डे टू डे हियरिंग होने लगी। चार्ज शीट सबमिट करने के 72 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि इस घटना का परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, जिसमें किसी तरह के इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। 1-2 वीडियो नहीं, सैकड़ों वीडियो शामिल किए गए चार्जशीट में। अगर यही घटना 2000 या 2000 से पहले की होती, जिसे मैं उस दौर की अपराध की घटनाएं कहता था, और करीब करीब मुझे जहां तक ध्यान है 100 से अधिक मैंने अपराध की वो घटनाएं बताई हैं जो उस दौर की थी, जब मोबाइल नहीं थे,
जब इंटरनेट नहीं था, जब सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जब जीपीएस लोकेटर्स नहीं थे, और अपराध के बाद का ट्रायल सिर्फ गवाहों पर डिपेंड हुआ करता था। अगर ये घटना 2000 से पहले हुई होती तो इसका ट्रायल भी 20 सालों तक चलता। मुझे तो बहुत इस समय मेरे पास कोई डाटा ऐसा नहीं है कि उस समय की किसी घटना का ट्रायल आज भी हो रहा हो। कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। केवल 2 एग्जाम्पल जो मैंने किस्सा गोई के अलग अलग एपिसोड में बताए हैं, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। 1995 में गोरखपुर में ओम प्रकाश पासवान एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ लोकल नेता थे, पहले के विधायक थे। इलेक्शन भी विधायकी का था या सांसदी का था, मुझे बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन 95 में था। उन्होंने मंच पर भाषण दिया। मंच से उतरते समय जैसे ही एक पैर नीचे उन्होंने उतारा, उनके ऊपर एक के बाद एक 20 बम से हमले किए गए, जिसमें उनके छींथड़े उड़ गए। जनसभा थी, जरूर 700-800 लोग उस समय रहे होंगे। ट्रायल हुआ और आज की तारीख में, यानी इस घटना के 30 साल बाद, इस घटना के सारे अभियुक्त बरी हो गए। कहने का मतलब ये कि किसी ने मारा नहीं। जिसने मारा, अदालत कहती है ये उस घटना में नहीं थे। कुछ की अपने आप मृत्यु हो गई, कुछ के एनकाउंटर हो गए, लेकिन जिन लोगों ने ट्रायल फेस किया उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ट्रायल का सारा दारोमदार उन्हीं गवाहों पर था जो इस विवेचना में गवाह बनाए गए थे या बने थे। दूसरी घटना और मैं बताऊंगा, जिन्होंने जो रेगुलर परसू करते हैं उन्होंने सुना होगा। सुल्तानपुर के एक डिग्री कॉलेज में दिन में 12 बजे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को उसके चैम्बर से खींचकर, जो डिग्री कॉलेज का चारों तरफ कक्षाएं और बीच में जो जगह होती है जहां झंडारोहण होता है, वहां पर जमीन पर गिराकर 10 गोलियां 20 गोलियां मारी गई। 2000 लड़के इस वारदात को देख रहे थे, क्योंकि जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई सभी अपने क्लास के बाहर आ गए, चाहे वो टीचर्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों। और मैंने बताया है, मुझसे थोड़ी बहुत उसमें जानकारी में कमी थी। उसके अगले दिन के कमेंट्स में आप देखिएगा, इसमें लिखाए गए सभी आरोपी बाइज्जत बरी हो गए, सिर्फ इसलिए कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का कोई मतलब कंसेप्ट ही नहीं था, वही गवाह थे। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। ग्रीष्मा की हत्या में इतने मोबाइल फुटेज, इतने वीडियो फुटेज मिले जिनको नकारा नहीं जा सकता। गवाहों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। वीडियो की गवाही अपने आप में घटना के बारे में सब बता रही थी। सिर्फ विवेचना में यह साबित करना था कि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उस समय घटना स्थल पर था। उसके सीडीआर से यह पता लग जाएगा। फॉरेंसिक ऑडिट करने का पर्पज़ ये होता है कि जो वीडियो सबमिट की गई है उसमें कोई चीज़ डिलीट तो नहीं की गई, कोई चीज़ ऐड तो नहीं की गई, किसी तरह की एडिटिंग तो नहीं की गई, और ये उसी मोबाइल से शूट किया गया ये वीडियो जो मोबाइल होल्डर का है। एक तो इसमें घटना के बारे में किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। चश्मदीद गवाह जो लोग भी मोबाइल होल्डर्स थे उनको बुलाया गया कि आप वीडियो बना रहे थे, आपने वीडियो में ये देखा, आपने क्या देखा? उसने बताया साहब मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ये देख रहा था, ऐसे चाकू पकड़े था, ऐसे देख रहा था। वो अपने आप में गवाही हो गई। दूसरा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। ये साबित करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि बार बार वो घर वालों को भी कह रहा था, बार बार इंस्टाग्राम पे लिख रहा था, तमाम सोशल साइट्स पर
इस बात को वो लिख रहा था। धृति जो उसकी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, उसको ये कह के आया था कि कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। तो कोल्ड ब्लडेड था। तीसरा, फ्लिपकार्ट से उसने हथियार ऑर्डर किए थे जो नहीं आए। चौथा कि उसके जो उसने इंटरनेट पे जो उसकी हिस्ट्री थी उसमें उसने AK-47 के बारे में कई दिन तक खोजबीन की थी कि शायद उसके आसपास कहीं सस्ते में AK-47 भी मिल जाए। और ये सब पिछले 10 दिन से 12 दिन से हो रहा था घटना के। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। तीसरा, मर्डर का मोटिव, शादी करने के लिए बार बार कहने पर भी वो राजी नहीं हो रही थी, घर वाले राजी नहीं हो रहे थे, इसलिए मार दिया। और इसीलिए ट्रायल में कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। हम हमेशा आदत है हमारी जुडिशियल सिस्टम को कोसने की, दोष देने की कि ये मामलों को लटका देते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये अदालत पर आरोप लगते हैं। लेकिन मेरी जानकारी में जितने भी ट्रायल जिनमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस तरह से दिए गए हैं, सब में सजा हुई है और बहुत जल्दी हुई है। गवाहों पर बेस्ड ट्रायल का कोई भरोसा नहीं है। गवाह कब बदल जाएं, कब हॉस्टाइल हो जाएं। बहुत दिन तक चलने वाले केसेस में तमाम गवाह मर भी जाते हैं और गवाहों को डरा कर, धमका कर, मैनिपुलेट करके उस जमाने में यानी 2000 के पहले के मुकदमों में कुछ नहीं हो पाता था। सिस्टम क्या करेगा इसमें? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ये हाई कोर्ट भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, वहां कागज ही देखे जाएंगे। कैसे जुडिशियल अफसर उसमें सजा दे दे जिसमें मौके के 4 गवाह मुकर गए हों, ये कह दिया हो कि साहब मैं उस दिन तो था ही नहीं, मैं तो कलकत्ता में था। प्राइमा फेसी ही केस झूठा हो जाएगा। जुडिशियल अफसर ये जानता है कि ये फर्जी है, ये जानता है मैनिपुलेटेड है, लेकिन जो कागजों पे है उसका क्या करेगा वो? और गवाहों के धमकाने की जहां तक बात है, फेनिल ने सूरत जेल से इसमें 2-4 जो की गवाह थे उनको फोन करके धमकाया भी था। ऐसा ट्रायल के समय अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को अवगत कराया। लेकिन इतना अकाट्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था जिसको ये अदालत क्या, कोई अदालत इग्नोर नहीं करती, कभी नहीं करती। इसलिए मैं परिवार के तमाम अपने किस्सा गोई परिवार के सदस्यों से ये कहता हूँ, अपील करता हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे भरोसा करिए। एक तो हमेशा आपके हाथ में रहता है। घर की सुरक्षा, प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए CCTV का प्रयोग करिए। और आप अगल बगल कहाँ कहाँ CCTV कैमरे लगे हैं इसकी भी जानकारी रखिए। आपको जरा से भी कोई चीज़ असहज सी लगती है, कोई अननेचुरल सी लगती है, फ़ोटो ले लीजिए उसकी, कुछ नहीं जाता इसमें। नहीं काम का था, डिलीट कर दीजिए, वीडियो बना लीजिए, क्योंकि अगर कभी कोई मुसीबत आएगी यही काम आएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जुडिशियल सिस्टम को दोष देना ठीक नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देकर देखिए। हम पुलिस वालों से भी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी, जो क्राइम की विवेचना करते हैं, उनसे यही हमेशा कहते रहे। लिखा पढ़ी में मैंने आदेश किए थे कि जितने फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हों उनको केस डायरी में जरूर शामिल किया जाए, उन्हें कभी इग्नोर न किया जाए। आप भी मत इग्नोर करिए। मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोस इस घटना के बारे में
जो एक आध तो बीबीसी में जो इस घटना के बारे में खबर आई थी वो होगी, एक आध और बाकी हीत पटेल जी ने जो दो छोटी छोटी वीडियो 20 सेकंड 50 सेकंड की भेजी वो अटैच कर रहा हूँ, आप देखिए जरूर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी कि आज भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं। लेकिन हम अपनी संवेदनहीनता, मुझे अपनी संवेदनहीनता पर भी बहुत दुख हुआ। कितने संवेदनहीन हो गए। एक लड़की के गर्दन पे चाकू लगा के कह रहा है मैं बस काटने वाला हूं, नजदीक मत आना। 200 आदमी में से अगर 10 आदमी भी सिर्फ चिल्ला के उसकी तरफ दौड़ते, 4 पत्थर पीछे से उसकी तरफ मारते, आगे से सपोज करो ये डर लग सकता है कि साहब वो पत्थर कहीं बच्ची को ना लग जाए, पीछे से पत्थर मारते, कुछ तो असहज होता। जितने इत्मीनान से उसने ग्रीष्मा बोकारिया की गर्दन काट के हत्या कर दी, कम से कम ऐसा नहीं होता, और हो सकता है उसकी जान भी बच जाती। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सबको हम दोष देते हैं। पुलिस को दोष तो खैर हमारा कर्तव्य हो गया है, जुडिशरी को दोष, मीडिया को दोष, इनकी कमी उनकी कमी। कभी ये भी देखिए हम कहाँ खड़े हैं। हम तमाशबीन की तरह खड़े रहे और एक बच्ची की जान एक हत्यारे ने उसकी गर्दन काट दी, नहीं बचा सके। आप इस पर विचार जरूर करिएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।